या फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तेलुगु में, वापस उसको रिलीज कर रहे हैं हिंदी और मराठी भाषा में। क्यों जरूरत लगी आपको कि मराठी और हिंदी में भी रिलीज करें? मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट निज़ाम प्रोविंस में थे, इसलिए हम मराठी में निकालना चाहे। और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा नेशन को पता चलना है। मेरा 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 जिम्मेदारी बोल के मैं जो मेरे कंधों पे लिया, तो पूरा देश को बताना है कि इतिहास क्या है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, तेलुगु पहले रिलीज करे और इस बाद में। एक एक कदम में हमें तकलीफ दिया गया। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा का ये हो गया, फिर बोले पिटिशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई सेड व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आई एम आल्सो ए पॉलिटिशियन, आई नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। they don't deal with any सिनेमा और नाटक या कोई ड्रामाबाजी और किसी से वो लोग डील नहीं करते। They deal with democracy. They see to it that the election is conducted properly as per the rules or not. Whether the candidates who are contesting are eligible or not. Whether the expenditure, curtailed to a particular limit is being followed up or not. But not control the cinema industry. So I went to again court and I have argued and got it censored. जी, कुछ भी फिक्शन नहीं है। फिक्शन है तो है, निजाम को 203 बीवियां थे और निजाम के बीवियां कहीं बाहर नहीं दिखते थे, लेकिन ये निजाम की बीवी बार सिनेमा में दिखती है, बस उतना वही फिक्शन है। क्योंकि मकरन जी ने आपसे कहे कि एक फूल को बताना है, एक खूबसूरती को बताना है, क्यों पूरा ब्लड शेड हो रहा, मारन होम हो रहा है, तो इस बीच में एक थोड़ा सा रोमांटिक सिचुएशन को क्रिएट करना, तो एक बेटर लुकिंग फीमेल, क्योंकि बेटर लुकिंग ब्यूटीफुल लुकिंग फीमेल्स भी गांव वालों का कैरेक्टर्स लेके एकदम वो लोग अभी काला रंग डाल लिए। ये एक ही थी, गोरी के जैसा दिखती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सदू साहब, आपसे मेरा सवाल है, जब मैं आपकी बात करता हूँ, you're there in the industry for so long, अनगिनत किरदार आंखों के सामने आते हैं जब हम आपको देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाना, और क्योंकि आपकी एक इमेज रही है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या मानते हैं आप कि जो हिस्ट्री इस फिल्म में दिखाई गई है, क्या वाकई में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को पता नहीं है कि ये भी इतिहास में कहीं हुआ है? या मुझे लगता है जब मुझे ही नहीं पता थी इनिशियली, तो फिर आधे से ज़्यादा को शायद ही पता होगी। वो तो मुझे यट्टा साहब और गुडूर जी ने जब बुलाया और पूरा एक्सप्लेन किया कि ये है, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसी भी हुआ है। दो सरदार जी इज़ माई आइडल, बट मुझे ये हैदराबाद का जेनोसाइड जो था ये पता नहीं था। देन आई रेड अ कपल ऑफ थिंग्स, और लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसी फिल्म लगी है, ज़रा देख लीजिए वो उन्होंने कैसा किया है रोल। मैं बोला मैं देखूंगा नहीं, वरना समवेयर डाउन द लाइन यू गेट कैरिड अवे विथ इवन अ वन सॉर्ट ऑफ नुएंस जो होता है एक्टर का। तो मैंने किसी को ना देखा ऐसा रोल प्रीवियसली जिसने किया होगा, और मेरे जहन में जो था कि ये कैरेक्टर जो मेरे आइडियल हैं, इन्होंने ऐसा किया था, और मैंने उसी तरह निभाया है। अब कितना कन्विंसिंग निभाया है, ये आप लोग मुझे उसका रिजल्ट देंगे। मकरन सर, आपसे पूछना चाहूंगा, और जिस वक्त आप बात कर रहे थे मुझे बहुत एहसास हुआ अंदर से कहीं कि बहुत डिटेल में आपने स्टडी करी है। जब मैं उस किरदार की उस्मान पाशा के किरदार की बात करता हूं कि वो कंजूस थे, कितनी डॉक्यूमेंट्री देखी आपने। इट गिव्स मी दैट वाइब्स, यू हैव सीन सो मेनी थिंग अबाउट उस्मान पाशा। असल में क्या है कि एक्टर अपना प्रोसेस बताता नहीं है किसी को। पर सच बात बताऊं, जैसे कि राज ने भी अच्छी खूबसूरत बात कही कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो एक मटेरियल होता है हमारे पास स्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा मटेरियल होता है जो यहाँ पर था। मतलब एक एक्टर नहीं तो उसको इमेजिन करता है कि उसके पास्ट क्या होगी, व्हाट इज़ हिज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, his intelligent quotient, his violence quotient. There are many quotients which he thinks about it. But in this case, there was history, and still the history which was untold. So there were a lot of things which were missing. But कई किताबों में कुछ references थे, कुछ लोग कहीं पर reference ये थे कि वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत तो वो इतिहास कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकता है। मैंने उसके important highlights लिए,
हाइलाइट्स लिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक बात समझ में आई कि मुझे कास्ट किया गया, मैं तो 5 फीट 10.5 इंच का आदमी हूँ, और वो मीर उस्मान अली खान साहब 5 फीट 3 इंच के हैं। तो कैसे करें उसको, एक मेरे दिमाग में था जो मेरे उतना शेयर नहीं किया। मेरी समझ में आया कि एक्टर थोड़ा झुक जाए और यूं चले अगर, और यूं लेके, तो हाइट का आपको अंदाजा आएगा ही नहीं। और कहीं तो जिक्र था वहां पर कि उनके कंधे झुके हुए थे, और वो शायद हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर जो उनकी जीने की लाइफस्टाइल थी, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वो जो थी उसकी वजह से वो झुके हुए थे। तो मुझे एज एन एक्टर, एक तो वो फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे, आपने कभी पी है, कोशिश कर लीजिएगा, फिल्टर जब हटा देते हो और आप जब एक भी आप कश लेते हो तो आपके मुंह में बाद में धुआं आता है, पहले तो वो तंबाकू आता है। तो वो तंबाकू जब आया, और वो उससे मुझे लगता है कि वो किरदार का जो कड़वाहट थी, देखो लिखा पढ़ा आदमी और भी डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत लिखा पढ़ा होता है, उसको पता है लिखने पढ़ने से ही उसमें ज्यादा पावर आ गई है। ही कैन रूल, अनपढ़ गवार लोगों को ही कैन रूल, सो ही वॉज अ रूलर। तो ऐसा रूलर जब लिखा पढ़ा आदमी करना हो आपको, तो मैंने कोशिश की, सच बताऊं तो यता साहब ने एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ही यूज्ड टू पुश मी ऑल्सो। आपने पूछा, एक ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं कि कितना रियल है। तो क्या हो जाता है कि सिनेमा में जब हम आते हैं तो सिनेमा में आपका आप दिख तो सकते हो, लेकिन आपको बैकग्राउंड स्कोर दिया जाता है, तो हमारा किरदार हाईलाइट हो जाता है, हमारे लेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आपको और क्रूएल नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर ज्यादा रियल लगा या ड्रामेटिक लगा या क्रूएल लगा, तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, मुझे जो सपोर्ट सिस्टम मिला है फ्रॉम माय डायरेक्टर एंड द होल अदर टेक्निकल क्रू। सो माय वर्क हैज बीन हाफ, रेस्ट हाफ इज द मीडियम। मगर सर ये कितना जरूरी है, जब मैं आप जिक्र कर रहे थे अभी कि किस तरह से फिल्म स्टार्ट हुई और कितना डिटेलिंग में रेड्डी साहब ने एक एक जूते तक का ध्यान रखा और इतना बजट बढ़ता चला गया फिल्म का। बताऊं, वहां पर जो कटलरी आती थी, सीन चालू होता था, ये आत के देखते थे और कहते थे ये इसका नहीं है, लाओ ये चेंज करो, ये खुद ही, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया, ये पहला प्रोड्यूसर है जिसको हमारे जितना ही हो सकता है हमसे भी ज्यादा मालूमात हो हिस्ट्री की। तो ये तो इन्होंने जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। कितना जरूरी है इस तरह के प्रोड्यूसर्स को और ज्यादा अप्रिशिएट करना, क्योंकि यू नो देयर इज अ मोनोपोली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। हाउ इंपॉर्टेंट सच इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। See, my मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। okay, I'll quickly complete it. I'll quickly complete it. See, I am a critic by myself. मैं क्रिटिकली मूवी को देखता हूँ तो मेरे दिल में भी कुछ गुस्सा आता है, डायरेक्टर ये लोग ठीक नहीं निकाला ये प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बोलता हूँ, जैसा ही शूटिंग शुरू हो गई, महिंद्रा जीप लेके आके खड़ा दिए है डिपार्टमेंट, महिंद्रा थी का 1946-47 में महिंद्रा नहीं थी, विलीज थी। तो पूरा 2 दिन का शूटिंग को स्क्रैप करके फिर नया पुराने जीप खरीद के फिर रीशूट करे, ही शॉट इट। सो आई यूज्ड टू बी सोड। फोन, जब एक फोन कान पे रहता था, एक यहाँ बात करते थे, वो फोन मेरे को कहीं बहुत 25-30 साल पहले कहीं ऐसा एंटिक शॉप में मैं लेके रखा था, तो वो है। लकीली ही यूज दैट फोन ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें हैं। I mean, we don't have much time because other gentle ladies and gentlewomen have to talk. रूना फ्रॉम वेब दुनिया, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाय मकरंद, हाउ आर यू? बड़ा अजीब सा अंतर। यहाँ मैं आपसे मकरंद, आपसे या डायरेक्टर साहब अगर कोई जवाब देना चाहे, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है हमें बहुत कुछ सिखाता है, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर, इस बात को कैसे लेते हैं? आज ये हिस्ट्री जो दिखाई जा रही है नई जनरेशन को क्या सिखा सकती है? आई थिंक जैसे अगर नए जनरेशन तो ठीक है, मेरी जनरेशन भी सीख रही है। मतलब हमें भी नहीं पता था क्या होता है कि हम अपना जीना शुरू कर देते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं अपने जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि हम 26 जनवरी मना लेते हैं या 15 अगस्त मना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गुजरा है, किस चीज़ से गुजरे हैं।
और जहाँ तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुँचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है, और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। आई थिंक याता कैन से मोर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट आई फील, हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ entertainment, as you say it, as entertainment. I have one word here. Why? See, as this is a historical film based on the untold history, how many people know that this country got twice independence? Because today, if you look at the whole as a country, the whole country got minus Hyderabad Princely State on 15th August, the independence. Whereas Hyderabad Princely State was liberated on 17 September 1948, 396 days later. So दो बार हमें आज़ादी मिली है इस देश के वासियों को, एक फुल्ली, सेकंड पार्टली। तो ये भी जाना जाता है, लोगों को बताया जाता है। आपसे ये जानना चाहूँगी, कहते हैं कि आजकल हिस्ट्री, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रही हूँ कि हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखा जाना चाहिए, इतिहास को फिर से नए तरीके से लिखा जाना चाहिए। उरी जैसी फिल्म या रज़ाकार जैसी फिल्म जब आती है तो ये उस वक्तव्य को, ये उस बात को कितना सपोर्ट करती है कि हिस्ट्री वापस लिखी जा रही है? See, Uri, Razakar, and all these are very small aspects of our history. The amount of history जितना है, पूरा दुनिया को अगर पेज बाय पेज अगर पूरा फैलाते गए तो भी उतना, उससे ज़्यादा हिस्ट्री अपना है। तो आजकल के बच्चों को ये कंप्यूटर में, मोबाइल में, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया में आके दे हैव लिमिटेड देमसेल्व्स टू देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू लुक एट द पास्ट। सो वो पास्ट को ऐसा ही एक एक बार जगा जाता है सिनेमा के जरिया या कोई नाटक का, कोई स्टोरी, कोई बुक के जरिया। तो मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि एक राजा, एक पर्टिकुलर मजहब का आदमी और उसी का प्रजा के ऊपर उन्होंने फोर्सफुल करके मजहब बदलने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा, सबसे अल्टीमेट हिस्ट्री ये है, इस देश वालों को जानकारी होना चाहिए, वो है रज़ाकार, पक्का। और बस बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किंग्स है, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज या सिनेमास, नाटक या OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से आ रहे, और आगे भी आएंगे बहुत सारी चीज़ें, हमारा भी ऊपर जिम्मेदारी है। I will also be continuing my profession of producing, because once I got attached to this, I am unable to forget that, I like this particular thing because it can keep me active as I am today, 62 years. Otherwise, I'll be living sedentary life. Okay, I'm done. I've achieved everything. No, I want to be active. Then I'll be roaming around the whole country and the world again and again. So I would like to bring it to the notice of my countrymen and also the world. Thank you. Hello, Narayan Reddy ji here. I am Ramesh Rao from the Daily Charcha magazine. Sir, first of all, congratulations to you. Thank you, sir. आप हमारे यंग जनरेशन को इस इतिहास के बारे में बता रहे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया है. So, and what I am saying, it's very nice. Is this, since it is a patriotic film also you can call it. So, is there are songs which are with patriotic words? ऐसा कुछ आपने songs are there? Yes. See, the unsung heroes of the Nizam princely state, they belong to the common people. The peasants, ordinary peasants, have revolted against his own king. And they were supported by Arya Samaj, they were supported by communists, they were supported by Congress, they were supported by Vedic Sanghs, they were supported by many other organizations. We have paid tributes in the form of a song at the end of the movie. जब end होता ना, जो अपन बाहर नीचे से ऊपर आ रहे थे, एक गाना सुन रहे थे, that song is dedicated to those people, all those people and the unsung heroes. And one more thing, after this movie is produced and released, Government of India also took a very major decision. That is, bringing out a gazette which states that Government of India henceforth will celebrate the liberation of Hyderabad officially. That is on 17th September every year. Government of India is going to celebrate, because it's a Government of India's achievement at that time. Sardar Vallabhbhai Patel was the Deputy Prime Minister and also the Union Home Minister. He took the responsibility as a Union Home Minister, Grah Mantri होने के नाते उन्होंने ये
लिबरेशन किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग आउट विथ वन ब्यूटिफुल लाइन which states that the present day generation have to be notified about the sacrifices of the unsung heroes so that they can pay homage every year to those departed souls on the 17th September. So this is the, इसका महत्वपूर्ण अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि 17 सितंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिचेस्ट प्रोविंस, रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट किंग इन द यूनिवर्स, और आज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लाइमेट हैदराबाद का है। आप कहीं भी जाओ, अगर हैदराबाद को आए तो हैदराबाद का खाना पानी और वहाँ रहने का अगर आदत हुई, आप कहीं नहीं जा सकते। तो सर लेकिन एक ही गाना रखा आपने एंड में, ये उनके लिए डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज। और इन द फिल्म, और बीच में तीन गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। वो भी गायक कौन, कैलाश खेर जी और शंकर महादेवन जी है, और हमारे पास एक तेलुगु में एक सिंगर है मोहना बोगराजू, आप कभी कोई सुने होंगे सोशल मीडिया में, बुलेट टू बंडी बोल के, बुलेट टू बंडी एक ऐसा एक गाना है, तो वो वेरी फेमस सिंगर। क्वालिटी वाइज आई एम टेलिंग यू, नो राजमौली, नो प्रभास, इट हैज द सेम क्वालिटी एज बाहुबली, बिकॉज इसमें सीजी भी हमने 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट 1946, 47, 48 पैलेसेस, बंगलोज, पीपल एंड ऑल दैट ड्रेसिंग। आप परेशान इसके वजह में, ऐसा भी हो, कम से कम 700 यूनिफॉर्म्स है हमारे पास मिलिट्री के और उस जमाने के पुलिस के, 700, 900 ऑर्डिनरी पेजेंट्स के जो धोती और शर्ट और बनियन रहता था उस जमाने में, सी के पहनते थे। ऐसा हमारा स्टॉक तो ऐसा हो गया, आज एक कंटिन्यूसली हम सिनेमा निकालते जा सकते हैं, हिस्टोरिकल सिनेमाज। उतना बंदूकें कितने हो गए हमारे पास, 300 बंदूकें हो गए। तो ऑल इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड, आई डोंट बिलीव इन हायरिंग, सर अपने पास रहना है, स्टॉक में कैप्टिव में रहना है, हर एक प्रोडक्ट अपना बोल के ऐसा तैयार करे सर। वेरी गुड सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। एंड राज जी, मेरा सवाल मैम आ रहा हूँ मैं आपके पास, पाजी आइए। राज जी, आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा पड़ा। थैंक यू सर। और कहीं कहीं आप सद्दाम हुसैन साहब दिखते थे, कुछ ऐसा कुछ कोशिश किया आपने कुछ? हाँ, अच्छा लग रहा था। मैंने जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने यूट्यूब, सबसे पहले आदमी यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही स्पीच है इसकी, कासिम रिजवी की, जब वो हैदराबाद वॉक करते हैं और सीढ़ी से उतर के बोलते हैं कि हैदराबाद, तो ये बस इतना ही था, हैदराबाद शब्द। और मैं काफ़ी दिन तक उलझा रहा कि इस हैदराबाद शब्द से मैं कैसे सुर पकड़ूं उसका, और मुझे समझ नहीं आता था, तो वो रोज़ सोचना चलता रहता था। और क्या होता है कि साइकोलॉजी, सोच को आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि कोई आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो हिटलर, सद्दाम हुसैन, ये वो लोग हैं जो अपना एक खाका बना लिया इन्होंने लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, अब उसके बीच में जो भी आया उसको ख़त्म करना है। तो इसी फिल्म में आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो मेरे फेवर में नहीं हैं, बट मैंने उनको भी नहीं छोड़ा कि ये मुस्लिम है मेरा भाई, ऐसा नहीं। मेरा मोटो क्लियर था कि जो भी इस मुस्लिम राज्य को बनने में मुझे तकलीफ देगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो वही साइकोलॉजी मैं डेवलप करता रहता था। इस बीच में जो मेरा अपना एक एक्टर होता है, एक इंसान होता है, वो सबकॉन्शियसली कई बार आ जाता था, और मैं सोचता था कि इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है। तो मैं इनके पास पहुंच जाता था कि सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो साइकोलॉजी मुझे पीछे रखनी पड़ती थी, जो हमारा एक होता है ना सबकॉन्शियस, कि यार इसको हटाओ यहाँ से, अदरवाइज हम वो कन्विक्शन ला नहीं पाएंगे। तो वो एक्सट्रीम लेवल पर सोच को लेके जाना पड़ता है सर। बहुत अच्छा। एंड अन्नू जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके रोल में कुछ लगता है कि लिमिटेशंस हैं, तो आपने कैसे हैंडल किया? कुछ रोल के बारे में बताइए कुछ। रोल के लिमिटेशंस, क्योंकि आप रानी महारानी बनी हैं तो। जी, यही मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज आई फील एज अ पर्सन आई एम वेरी आउटस्पोकन, वेरी क्लियर इन माई माइंड सेट, बट दिस कैरेक्टर एक महिला जो 1947 में है, बीइंग द वाइफ ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन, बट स्टिल शी वॉज सो हेल्पलेस कि उनको दिख रहा था कि अपने प्रोविंस में स्पेशली वुमेन के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। तो टाइम एंड अगेन शी वॉज ट्राइंग टू टेल दिस टू निज़ाम, और शी वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपेक्ट फॉर मी कि मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होके, दिस कैरेक्टर वॉज वेरी, अपने इमोशंस में बहुत सबलाइन थे, तो मेरे को अपने इमोशंस बहुत ही एक नॉट सो इन अ डोमिनेंट वे में नहीं ला सकती थी। तो ये मेरा रोल मोस्टली रहा है इसमें।
एंड सप्रू साहब, आपका बहुत बढ़िया ब्रेक होने जा रहा है। सर आता हूँ कुछ मैं। ये कुछ complete है, आप welcome। इस रोल के बारे में कुछ कहिए हमारे को कुछ। जी सॉरी। सप्रू साहब से मैं कह रहा हूँ अभी, आपका तो सवाल जवाब आपने दे दिया बड़ा। हाँ जी बाजी बोलिए। बहुत बढ़िया ब्रेक आपको मिला है। जी, और मानता हूँ। आप पहले भी कह चुके हैं इस रोल के बारे में, कुछ और कहिए बात। रोल के बारे में और तो यही कह सकता हूं कि इससे बड़ा मौका मुझे पॉजिटिव रोल करने का कभी नहीं मिला। और हाँ, मतलब जिस कैरेक्टर को आप आइडलाइज करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबके अलग अलग आइडल्स होते हैं, मेरे आइडल यही थे। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया वहां कि ये रोल करना है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं थी, इसलिए मैं 3 बार गया वहां और मैंने काफी प्रोस्थेटिक्स, मेरा मेकअप के लिए 2 घंटा लगता था, मतलब टीथ का, नाक का, रिंकल्स का। बट वो 2 घंटे मेरे लिए एक लेसन था पेशेंस का, और शायद वो लुक आपको नजर आया होगा। और इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, हर चीज में, हर सीन में डिस्कस करते थे हम। तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया कि 300 से ऊपर फिल्में, 13 भाषाएं, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और आप जरूर लिखें जैसा आपको लगा है, जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है, कि अच्छा है, आपको लगा तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? माइक तो गया, आप आ जाओ। बहुत सारी चीज़ें अब मतलब इसमें सीखा। मोस्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर के साथ स्क्रीन प्रेजेंस कैसे मेंटेन करना, कैसे पेशेंस रखना कि सुबह 6 बजे से 3 घंटे मेकअप करने के बाद आप पूरे दिन वेट करते हैं और कितने दिन वेट करते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे एज एन एक्टर जो डेली जो फेस करते हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत बार चेंजेस होते हैं कि लास्ट मिनट होते हैं, तो आप अपनी एक्टिंग में क्या सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑन सेट रह के आप सीखते हैं। बट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मकरन जी वॉज वेरी सपोर्टिव विथ मी, बहुत उन्होंने टिप देते रहते थे। राज सर से मैं जब भी उनके सेट में पहुंचती थी उनसे पूछते रहती सर और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं या उनसे कुछ। तो दे हैव बिन वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड उनसे बहुत कुछ मुझे प्रेरणा मिली आगे काम करने में। मैं हमेशा याद रखूंगी इन्होंने जो भी सिखाया है। जैसे 26 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, युवा पीढ़ी आजकल आपसे अपील करना, क्या करना चाहते हैं, देखने क्यों पिक्चर देखने के लिए? ये मेरी अपील यूथ से ही, मेन यूथ से ही है, क्योंकि मुझे भी या हमें किसी को भी ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था। और लेसन क्या लेना चाहिए कि कैसे ग्रीड और पावर और पोजीशन के लिए आप इतने लोगों की आपने हत्या कर दी, फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए, लोगों की दे वर रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी। तो आप ये पावर और ग्रीड के लिए यू कैन नेवर डू दिस। तो ये हमें सीख इस मूवी से मिलेगी एंड आई होप यू टेक द लेसन्स फ्रॉम इट एंड लर्न फ्रॉम इट because history, so that history never repeat itself. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here and being a part of this press meet. इतनी जल्दी पूछो। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम सर। मेरा सवाल जो है डायरेक्टर सर से है कि रजाकार जो मूवी है उसके अंदर स्टार्टिंग टू एंड तक इस प्रोसेस के अंदर आपको कहाँ ऐसा लगा कि यार मतलब सबसे ज़्यादा समस्या आपको महसूस हुई कि यार इस सीन के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब समस्या है? एक सीन नहीं, फुल मूवी फुल मूवी। ये बड़ा हिस्ट्री है, 224 इयर्स का हिस्ट्री है वो। हाँ, एक सीन कम, एक सीन बड़ा, ऐसा नहीं रहता। फुल मूवी में आप ट्रिप करना बोल तो भी मुश्किल हो रहा, ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना बोल के ऐसा। समाधान ढूंढ लिया और बना डाली ये फिल्म जिसको इतना सारा प्यार मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस हम सब के संग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। My pleasure. I thank each of you, the media friends and well-wishers. Thank you very much. हाँ, कर देना। We'll do a quick photo op, right, with the entire team और फिर सोलो करेंगे।